बोलिए। आप श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी और क्या कहेंगे आप इस पूरे परिदृश्य को लेकर जो चल रहा है इस समय? देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन में क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन अयोध्या में ही बीता, नाम लेने में बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन सारे प्रमुख नेताओं से मैं जुड़ा था। और आपको मालूम होगा कि आडवाणी जी की यात्रा जब हुई थी तो मैंने उनकी गाड़ी चलाने का काम किया था। और एक तरीके से गोंडा से अयोध्या तक मानो दीवार की तरह लोग खड़े थे और स्वागत हुआ था। 89 में मुलायम सिंह 89-90 में जब कार सेवकों पर गोली चली थी तो उसके 2 महीना पहले मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। फिर जब ढांचा गिराया गया तो 40 लोग जो इसमें मुलजिम बने, उसमें से मैं एक था। और सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी। अब जैसे आपने विनय कटियार का भी सवाल उठाया है, विनय कटियार उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के हीरो की तरह थे। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अशोक सिंघल जी के कृपा पात्र थे, मंदिर आंदोलन के सारे नेताओं के वो चहेते थे। एक तो वो पिछड़ी जात से आते थे, इसलिए उनको विशेष महत्व दिया गया था। अब जैसे संतोष दुबे के बारे में आपने सवाल उठाया, वो बड़ा राम जन्मभूमि पर बड़ा प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न उनका जायज भी है, लेकिन कुछ कभी कभी वो भाग जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जितने लोग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे, वो इस मुद्दे को अगर उठाते हैं तो इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बिना धुआं के कोई आग नहीं निकलती है, तो ये राम जन्मभूमि चंदा प्रकरण का जो धुआं निकल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। अब सरकार इसको देख रही है, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है, इसकी उंगली उठ करके जा रही है केंद्र सरकार के ऊपर, इसकी उंगली उठ रही है अब प्रदेश सरकार के ऊपर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र की सरकार यानी मोदी जी की सरकार और प्रदेश की सरकार यानी योगी जी की सरकार इस प्रकरण को गंभीरता से इन्होंने लिया है और बहुत जल्द इसका सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगा। और इससे बहुत झटका लगा है, लेकिन ये झटका जो है विनय कटियार ने नहीं लगाया है, ये झटका बृजभूषण सिंह ने नहीं लगाया है, ये झटका ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने ही लगाया है। जिस तरीके से दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या में बहुत कुछ हुआ, मैंने पहले दिन भी बोला था कि कहूँगा तो नुकसान में आ जाऊंगा। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर व्यंग भी किया कि देखो पोल खुल गई, डरपोक है। अरे भाई, मेरे बोलने से क्या होगा? अब तो पाला ये सरकार के पाले में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर को गंभीरता से लेगी और कार्रवाई करेगी। अयोध्या में जो हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। आखिर अयोध्या हम क्यों हारे? क्या इस बात की विवेचना होगी कि अयोध्या क्यों हारे? आए कोई मेरे साथ बैठे, मैं बताऊंगा अयोध्या क्यों हारे, ये अगल बगल की सीटें क्यों हारे। इसमें अयोध्या का बहुत बड़ा रोल है। अयोध्या से जहां फायदा होना चाहिए वहां नुकसान हो गया। जाने दीजिए। क्या आपको लगता नहीं कि अयोध्या के लोगों की बात को बार बार
दरकिनार करना ही खामियाजा बीजेपी ने भुगता। कितनी सीटों पर जो हार का सामना करना पड़ा। ऐसी आवाज लगातार उठ रही थी लेकिन सुना नहीं जा रहा था। अभी मिथिलेश नंदनी जी ने एक आवाज उठाई थी, उनके आवाज उठाने के बाद 53 रास्ते खोले गए, 53 बैरियर हटाए गए। इसके पहले 18 बैरियर हटाए गए। जब मोदी जी का कार्यक्रम था, नृपेंद्र मिश्रा जी व्यवस्था के लिए आए थे, उस समय अयोध्या के लोगों ने शिकायत की थी। उस समय 18 ऐसे रास्ते जिन पर दीवार चुनवा दी गई थी। आखिर ये क्या हो रहा था अयोध्या में? ये अयोध्या को कैद करके क्यों रखा गया? चाहे हमारा देवीपाटन मंडल हो, चाहे बस्ती मंडल हो, चाहे गोरखपुर मंडल हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बाराबंकी हो, इनको अयोध्या से अलग क्यों कर दिया गया? इसका जवाब कौन देगा? अब जैसे गेहूं की फसल कटी है, हर गांव से गल्ला जाता था, अपने अपने मंदिरों को भूसा जाता था, गेहूं जाता था। ये 5, 6, 7 साल के अंदर सारी परंपरा बंद हो गई क्योंकि रास्ता ही बंद था। ये कौन किया? आज अयोध्या के संतों की दूरी गृहस्थों से हो गई, क्योंकि संतों के पास इतना समय नहीं है कि हजारों संतों के दरवाजे पर जाएं। और गृहस्थ गेहूं लेकर जा नहीं सकता था, भूसा लेकर जा नहीं सकता था, घी लेकर जा नहीं सकता था, दही लेकर जा नहीं सकता था। ये कौन किया? और इसका खामियाजा पार्टी ने भोगा। नेताजी जिस तरीके से अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे थे सुप्रीम कोर्ट मैं किसी के बात का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन नेताजी, आप जब आंदोलन से जुड़े रहे हैं, एक ट्रस्ट बनाई गई सुप्रीम कोर्ट निगरानी में, मंदिर का निर्माण हुआ। अब जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं, एक एक कर अपने हाथ खड़ा कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी आंख दिक्कत है। क्या कहेंगे, मतलब क्यों ऐसा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है मंदिर को लेकर कि पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हुई ठीक था, अब उसकी बदनामी हो रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सबको नहीं कह सकते कि सब लोग शामिल हैं। अब जैसे नृपेंद्र मिश्रा जी बड़े अधिकारी हैं, बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं और बहुत व्यवहारिक हैं, लेकिन उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। सब लोगों को गाली देना, सब लोगों की आलोचना करना, ये सही नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि ये हम निर्माण से जुड़े थे, ये अंदरूनी अब आ गया, उनका बयान आ गया। नृपेंद्र मिश्रा जी को मैं बिल्कुल निर्दोष मानता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि इसमें FIR होगी? सरकार जो उचित समझेगी सब कराएगी। अच्छा, पहले आपने ममता बनर्जी की पार्टी के से लोग अब बीजेपी में आ रहे हैं, आपने कहा भी था कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, जितने भी लोग हैं वो आप महसूस कर रहे हैं आएंगे यहाँ पर। अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद आना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? लगातार पूरे देश में देखिए, उथल पुथल बंगाल की पॉलिटिक्स अलग है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग है। बंगाल में जो भगदड़ हुई या भगदड़ होने वाली है जो जनता की, क्योंकि वहाँ लगभग 70 वर्ष कह लीजिए या उससे ऊपर से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक, एक वर्ग ऐसा था जिनको दबाया गया और एक वर्ग ऐसा था जिनको उठाया गया। और महाराष्ट्र की अपनी लोकल पॉलिटिक्स है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाते थे, अपने घर से ही व्यवस्था को चलाते थे। और यही कारण है कि उनकी पार्टी कमज़ोर पड़ी, उनकी पार्टी के लोग टूटे। अब उस पर मुझे बहुत जानकारी नहीं है।